हेलो योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी, जिसमें अपन ने कल धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से अध्याय 4, देखो कक्षा 12 भारत लोग और अर्थव्यवस्था, अध्याय 4 मानव बस्तियों का अपन ने गहनता के साथ विस्तृत अध्ययन किया था, जिसमें एक छोटी सी 2 लाइनें रह गई थी, एक छोटा सा बिंदु रह गया था। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके साथ अपन मजेदार प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। फिर बाद में अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि का विस्तार से अध्ययन करेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो कल वो छोटा सा बिंदु रह गया था अध्याय 4 में, वो है भारत की जनगणना के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्र की परिभाषा। तो हेडिंग लगाइए, भारत की जनगणना के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्र की परिभाषा। भारत की जनगणना के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्र की परिभाषा, अनुसार नगरीय क्षेत्र की परिभाषा। देखो, भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्र की परिभाषा को कैसे संबोधित करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। तो ये अपना टॉपिक हो गया कि भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या की या नगरीय क्षेत्र की परिभाषा। तो देखो, नगरीय क्षेत्र जनगणना वह स्थान या क्षेत्र जहां नगर निगम, छावनी अथवा अधिसूचित क्षेत्र हो, उसे क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। पहली विशेषता क्या है इसकी परिभाषा की? पहली है वह स्थान या क्षेत्र, वह स्थान या क्षेत्र जहां नगर निगम, लिखिए वह स्थान या क्षेत्र, पॉइंट 1 लिखिए, वह स्थान या क्षेत्र, वह स्थान या क्षेत्र, वह स्थान या क्षेत्र जहां नगर निगम, वह स्थान या क्षेत्र जहां पर नगर निगम, छावनी अथवा अधिसूचित क्षेत्र हो। नगर निगम, छावनी अथवा कौन सा क्षेत्र हो? अधिसूचित क्षेत्र हो, अथवा अधिसूचित क्षेत्र हो, अधिसूचित क्षेत्र हो, अधिसूचित क्षेत्र हो, क्षेत्र हो तथा, देखो ये तो होना जरूरी है, उस क्षेत्र में वह स्थान या क्षेत्र जहां पर क्या हो? नगर निगम हो, छावनी हो अथवा अधिसूचित क्षेत्र हो। इसी के साथ क्या क्या होने चाहिए? तथा कम से कम 5,000 जनसंख्या का निवास हो, कम से कम 5,000 जनसंख्या का निवास हो। नंबर 2 पर लिखिए, कम से कम 5,000 जनसंख्या का निवास हो। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5,000 जनसंख्या का निवास हो, जनसंख्या का निवास हो, कम से कम 5,000 जनसंख्या का निवास हो। तो दूसरी इसकी जो परिभाषा की विशेषता है वो है कि उस क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या हो? 5,000 जनसंख्या का निवास हो। उसको क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। ये नगर की परिभाषा है। इसी के साथ जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक हो। तो लिखिए, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति, कितने? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति होने चाहिए? 400 या 400 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति हो 1 किलोमीटर में निवास। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। इसके साथ कम से कम 75%, देखो इसी के साथ कम से कम 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या, लिखिए कम से कम 75%, कम से कम 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या,
पुरुष कार्यशील जनसंख्या, कम से कम 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित हो। कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में, गैर प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित हो, क्रियाओं में सम्मिलित हो, सम्मिलित हो। देखो, कम से कम 75% जो पुरुष कार्यशील जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हो। देखो, भारत की जनगणना के अनुसार जो नगरीय क्षेत्र की परिभाषा है, अगर परिभाषा के रूप में पूछा जाए तो अपन देंगे वह स्थानीय क्षेत्र जहां पर नगर निगम हो, छावनी हो या फिर अधिसूचित क्षेत्र हो तथा उसके साथ कम से कम उस नगर की जनसंख्या 5000 हो। कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। कम से कम 75% जो पुरुष कार्यशील जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक कार्यों में अर्थात प्राथमिक कार्यों में संलग्न नहीं होनी चाहिए। 75% जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में जैसे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में सम्मिलित होनी चाहिए। उसको क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये अपना अध्याय पूरा कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपन एक मजेदार प्रश्नावली का अध्ययन करते हैं। तो मुख्य जो प्रश्न है वो मजेदार प्रश्नावली के साथ अध्ययन करेंगे। तो ये अपना कंप्लीट अध्याय 4 कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ कुछ मजेदार प्रश्नावलियों का भी अध्ययन कर लेते हैं ताकि अपना कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए और अपने को ये भी पता चल जाए कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं, ताकि अपना और भी अधिक ज्ञान का विकास हो सके। तो देख, हेडिंग लगाइए मजेदार प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? मजेदार प्रश्नावली। मजेदार प्रश्नावली, मजेदार प्रश्नावली, ताकि अपनी तैयारी और भी मजबूत हो सके कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं, उनका अध्ययन किस प्रकार करते हैं। तो अपन मजेदार प्रश्नावलियों का अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न 1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न 1 देखो, प्रश्न संख्या 1 मजेदार प्रश्नावली के अंतर्गत जो प्रश्न संख्या 1 है वो है, नंगला कौन सी ग्रामीण बस्ती को कहा जाता है? नंगला कौन सी ग्रामीण बस्ती को कहा जाता है? नंगला कौन सी ग्रामीण बस्ती को कहा जाता है? ग्रामीण बस्ती को कहा जाता है, बस्ती को कहा जाता है। नंगला कौन सी ग्रामीण बस्ती को कहा जाता है? पहला प्रश्न हो गया, नंगला कौन सी ग्रामीण बस्ती को कहा जाता है। नंबर 2 पर आता है, कौन से दो क्षेत्रों में सुरक्षा के कारण, देखो कौन से 2 क्षेत्रों में सुरक्षा के कारण। प्रश्न नंबर 2, कौन से 2 क्षेत्रों में सुरक्षा के कारण कौन से 2 क्षेत्रों में सुरक्षा के कारण गुंचित ग्रामीण बस्तियों का निर्माण हुआ है? गुंचित ग्रामीण बस्तियों का निर्माण हुआ है। गुंचित ग्रामीण बस्तियों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण बस्तियों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण बस्तियों का निर्माण हुआ है। नंबर 2 कौन सा हो गया? कौन से 2 ऐसे क्षेत्र जहां सुरक्षा के कारण गुंचित ग्रामीण बस्तियों का निर्माण हुआ है। इसी के साथ नंबर 3 आता है, कौन सी ग्रामीण बस्तियां गुजरात के मैदान एवं राजस्थान के भाग में पाई जाती हैं? तो लिखिए, कौन सी ग्रामीण बस्तियां गुजरात के मैदान, कौन सा मैदान? गुजरात के मैदान
वह राजस्थान में पाई जाती हैं, वह राजस्थान में पाई जाती हैं। कौन सी ग्रामीण बस्तियां हैं जो गुजरात के मैदान व राजस्थान में पाई जाती हैं? तो एक एक प्रश्न का अपन धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे ताकि अपनी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो पहला प्रश्न था, नंगला कौन सी ग्रामीण बस्तियों को कहा जाता है? तो जो पल्लीकृत बस्तियां हैं, पल्लीकृत जो ग्रामीण बस्तियां हैं, उन्हीं को नंगला, पांडा, नाला आदि, ढाणी आदि के नाम से जाना जाता है। तो पल्लीकृत ग्रामीण बस्तियों को, देखो नंगला किसको कहा जाता है? पल्लीकृत ग्रामीण बस्तियों को। देखो पल्लीकृत ग्रामीण बस्तियों को, पल्लीकृत ग्रामीण बस्तियों को नंगला, पाना, पांडा, पाला या ढाणी के नाम से जाना जाता है। पल्लीकृत ग्रामीण बस्तियों को, पल्लीकृत ग्रामीण बस्तियों को कौन से दो क्षेत्रों में सुरक्षा के कारण गुंचित ग्रामीण बस्तियों का निर्माण हुआ है? तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे? बुंदेलखंड था, नागालैंड था। कौन कौन से क्षेत्र हो गए? बुंदेलखंड व नागालैंड। पहला हो गया बुंदेलखंड, कौन सा खंड? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड व नागालैंड। दूसरा हो गया नागालैंड, दूसरा हो गया नागालैंड, जहां पर सुरक्षा संबंधी ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ है, अर्थात गुंचित बस्तियों का विकास हुआ है। कौन सी ग्रामीण बस्तियां गुजरात के मैदान व राजस्थान के मैदान में पाई जाती हैं? तो ये आती हैं अर्धगुंचित ग्रामीण बस्तियां। कौन सी ग्रामीण बस्तियां? अर्धगुंचित ग्रामीण बस्तियां, अर्धगुंचित ग्रामीण बस्तियां, गुंचित ग्रामीण बस्तियां, अर्धगुंचित ग्रामीण बस्तियां। तो ये अपनी कंप्लीट बस्तियां हो गई। अध्याय 4 मजेदार प्रश्नावली के साथ कंप्लीट होता है। देखो ये तीनों मजेदार प्रश्नावली, ताकि अपन मजेदार जो प्रश्नावली है उसका अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि अपनी तैयारी और भी मजबूत हो सके, अपने को ये पता लग सके कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं। तो अपन ने मजेदार प्रश्नावली का अध्ययन किया। इसी के साथ ये अध्याय अपना समाप्त होता है। अगले अध्याय की ओर चलते हैं, अध्याय 5 की ओर। तो अध्याय 5 की ओर अपन चलते हैं। ये अपना अध्याय 4 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अध्याय 5 की ओर चलते हैं। तो अध्याय 5 की ओर चलेंगे। तो हेडिंग लगाइए अध्याय 5। अध्याय 5 देखो, भू संसाधन तथा कृषि, भू संसाधन तथा कृषि, अध्याय 5, अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि, भू संसाधन, भू संसाधन तथा कृषि, भू संसाधन तथा कृषि के बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। भू संसाधन तथा कृषि के बारे में अध्याय 5 में अपन विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं भू उपयोग वर्गीकरण। देखो भू उपयोग वर्गीकरण, सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं? भू उपयोग वर्गीकरण। तो हेडिंग लगाइए भू उपयोग वर्गीकरण, हेडिंग लगाइए भू उपयोग वर्गीकरण, भू उपयोग वर्गीकरण, भू उपयोग वर्गीकरण। देखो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे भू उपयोग वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? भू उपयोग वर्गीकरण के बारे में। तो ये दो प्रकार से भू उपयोग का वर्गीकरण किया गया है, भू राजस्व विभाग के अनुसार और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार। तो भू राजस्व विभाग के अनुसार पहला आता है भू राजस्व विभाग के अनुसार। पहला कौन सा? भू राजस्व विभाग, भू राजस्व विभाग के अनुसार, भू राजस्व विभाग, भू राजस्व विभाग के अनुसार, भू राजस्व विभाग के अनुसार वर्गीकरण। और दूसरा आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वर्गीकरण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वर्गीकरण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वर्गीकरण, सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वर्गीकरण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। देखो पहला आता है अपना भू राजस्व विभाग के अनुसार भू उपयोग का वर्गीकरण, और दूसरा आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भू उपयोग का वर्गीकरण। तो एक एक का अपन अध्ययन करते हैं धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ।
तो पहला आता है भू राजस्व विभाग के अनुसार यह विभाग प्रतिवेदन क्षेत्र के आधार पर, यह विभाग प्रतिवेदन क्षेत्र के आधार पर भू उपयोग, लिखिए यह विभाग प्रतिवेदन क्षेत्र के आधार पर, प्रतिवेदन क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, देखो यह विभाग कौन सा विभाग, भू राजस्व विभाग, यह विभाग प्रतिवेदन क्षेत्र के आधार पर भू उपयोग ओब्लिक स्वामित्व का वर्गीकरण, भू उपयोग ओब्लिक स्वामित्व का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण, स्वामित्व का वर्गीकरण, भू उपयोग ओब्लिक स्वामित्व का वर्गीकरण, भू उपयोग तथा स्वामित्व का वर्गीकरण ओब्लिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है, का वर्गीकरण तथा ब्यौरा प्रस्तुत करता है, ब्यौरा प्रस्तुत करता है। दूसरा आता है अर्थात भू राजस्व विभाग भू अभिलेख संबंधी अभिलेख रखता है। देखो अर्थात भू राजस्व विभाग, अर्थात भू राजस्व विभाग, कौन सा विभाग, भू राजस्व विभाग, अर्थात भू राजस्व विभाग भू अभिलेख संबंधी अभिलेख रखता है, देखो भू राजस्व विभाग है वो क्या रखता है, भू राजस्व संबंधी अभिलेख रखता है, क्या रखता है, अभिलेख रखता है। जैसे अपना जो पटवारी होता है वो भू राजस्व संबंधी अभिलेख या मानचित्र अपने पास रखता है, तो पटवारी किसके अंतर्गत आएगा, भू राजस्व विभाग के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत प्रतिवेदन क्षेत्र में कमी अथवा अधिकता हो सकती है, इसके अंतर्गत लिखिए, इसके अंतर्गत यहां लिख लीजिए, इसके अंतर्गत भू, देखो इसके अंतर्गत प्रतिवेदन क्षेत्र में कमी अथवा अधिकता हो सकती है, इसके अंतर्गत प्रतिवेदन क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, प्रतिवेदन क्षेत्र में कमी या अधिकता हो सकती है, तो देखो भू राजस्व विभाग से संबंधित अपन तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला है, ये विभाग प्रतिवेदन क्षेत्र के आधार पर भू उपयोग और स्वामित्व का वर्गीकरण करता है कि भूमि का उपयोग कौन कर रहा है, उसका स्वामित्व किसका है, किस पर उसका अधिकार है, किसका उसका स्वामित्व है, इसका अध्ययन करता है और उसका ब्यौरा रखता है, उसका क्या रखता है, ब्यौरा रखता है। कौन सा विभाग, भू राजस्व विभाग। अर्थात भू राजस्व विभाग भू अभिलेख संबंधी जो अभिलेख रखता है, क्या रखता है, ये अभिलेख रखता है। इसके अंतर्गत प्रतिवेदन क्षेत्र में कमी, देखो प्रतिवेदन क्षेत्र में कमी या अधिकता हो सकती है, इसमें जो प्रतिवेदन क्षेत्र आएगा उसमें कमी या अधिकता होती रहती है, किसके अंतर्गत, भू राजस्व विभाग के अंतर्गत। दूसरा आता है अपना भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यह देहरादून में स्थित है। देखो भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, यह देहरादून में स्थित है। सबसे पहले लिखेंगे यह देहरादून में स्थित है, देहरादून
दून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नंबर 1 पर क्या लिखेंगे? ये देहरादून में स्थित है। तो पहला पॉइंट कौन सा बन गया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत में यह मानचित्र कला, ये क्या करता है? भारत में मानचित्र कला ओब्लिक सर्वेक्षण की सबसे बड़ी या ऊंची संस्था है। भारत में यह मानचित्र कला, लिखिए नंबर 2 पर, भारत में यह मानचित्र कला की सबसे बड़ी संस्था है। सबसे बड़ी संस्था है। तो भारत में सबसे बड़ी मानचित्र कला की संस्था कौन सी है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारत में यह मानचित्र कला की सबसे बड़ी संस्था है। बड़ी संस्था है। मानचित्र कला की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? देहरादून। मानचित्र कला की सबसे बड़ी संस्था है भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ये सबसे बड़ी संस्था है। ये भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का विवरण, ये क्या रखती है? भारत के जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उसका विवरण रखती है तथा सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है। तो यह है भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का विवरण। यह भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का विवरण। भौगोलिक क्षेत्र का विवरण। यह भारत के जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उसका विवरण ओब्लिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। ओब्लिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। तो देखो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? देहरादून में है। भारत में यह मानचित्र कला की सबसे बड़ी संस्था है। तो प्रश्न आ जाए भारत में मानचित्र कला की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। यह भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का विवरण रखती है। भारत के जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उसका क्या रखती है? विवरण रखती है तथा सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है। क्या प्रस्तुत करती है? सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर अपना आगे चलते हैं। तो ये हो गया अपना भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इनके द्वारा भू उपयोग का वर्गीकरण किया जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अपन आगे चलते हैं। तो भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में अपन ने गहनता के साथ विस्तृत अध्ययन कर लिया। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर भारत का कुल भूभाग, देखो एग्जाम्पल के तौर पर भारत का कुल भूभाग 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। यह भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रहता है। भौगोलिक क्षेत्र क्या रहता है? स्थायी रहता है। इसी के साथ देखो भू राजस्व अभिलेख द्वारा प्रस्तुत भू उपयोग वर्गीकरण के बारे में अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए भू राजस्व अभिलेख। देखो हेडिंग लगाइए भू राजस्व अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भू राजस्व अभिलेख। अध्याय 5 में भू राजस्व अभिलेख के अनुसार, किसके अनुसार? भू राजस्व अभिलेख के अनुसार। भू राजस्व अभिलेख के अनुसार। भू राजस्व अभिलेख के अनुसार। अभिलेख के अनुसार भू राजस्व अभिलेख के अनुसार भू उपयोग वर्गीकरण के अनुसार भू उपयोग वर्गीकरण।
भू उपयोग वर्गीकरण, भू उपयोग वर्गीकरण। देखो भू राजस्व अभिलेख के अनुसार, कौन से अभिलेख के अनुसार? भू राजस्व अभिलेख के अनुसार जो भू उपयोग का वर्गीकरण है वो किस प्रकार है? तो सबसे पहला अपन अध्ययन करेंगे इस वर्गीकरण के अनुसार जो वनों के अधीन क्षेत्र, वनों के अधीन क्षेत्र। दूसरा अपन अध्ययन करेंगे बंजर व व्यर्थ भूमि। तीसरा अपन अध्ययन करेंगे गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। चौथा अपन अध्ययन करेंगे स्थायी चारागाह क्षेत्र। पांचवा अपन अध्ययन करेंगे विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। इस प्रकार अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है अपना वनों के अधीन क्षेत्र। तो नंबर 1 लगाइए, वनों के अधीन क्षेत्र। नंबर 1 वनों के अधीन क्षेत्र, वनों के अधीन क्षेत्र, वनों के अधीन क्षेत्र, अधीन क्षेत्र, वनों के अधीन क्षेत्र। तो वनों के अधीन क्षेत्र भू राजस्व अभिलेख के अनुसार जो भू उपयोग वर्गीकरण किया गया है उसमें पहला आता है वनों के अधीन क्षेत्र। तो लिखिए वर्गीकृत वन क्षेत्र 33% तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र 23.28% दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले लिखिए वर्गीकृत वन क्षेत्र 33% तथा वर्गीकृत वन क्षेत्र, वर्गीकृत वन क्षेत्र, वन क्षेत्र 33%, 33% तथा वर्गीकृत जो वन क्षेत्र हैं वो 33% तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र, तथा वनों के अंतर्गत, वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र, अंतर्गत, अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? वास्तविक क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र। अब वास्तविक क्षेत्र कितने हैं? 23.28%। दोनों क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सत्य है। वर्गीकृत जो वन क्षेत्र हैं गवर्नमेंट ने वर्गीकृत कर रखा है कि जो धरातल पर 33% भाग पर क्या होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन वनों के अंतर्गत जो वास्तविक क्षेत्र हैं वो अपने 23.28% हैं। तो दोनों अलग अलग हो गए। गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% वनों का होना जरूरी है, लेकिन वास्तविकता में कितने प्रतिशत वन है? 23.28% वन है, अर्थात दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या है? अलग अलग बात है। वर्गीकृत वन क्षेत्रों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र एवं सीमांकित क्षेत्र दोनों को शामिल किया जाता है। तो लिखिए वर्गीकृत वन क्षेत्रों के अंतर्गत, वर्गीकृत वन क्षेत्रों के अंतर्गत, वर्गीकृत वन क्षेत्रों के अंतर्गत, वन क्षेत्रों के अंतर्गत, क्षेत्रों के अंतर्गत, वर्गीकृत वन क्षेत्रों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र एवं सीमांकित क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र एवं सीमांकित क्षेत्र, वर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र एवं सीमांकित क्षेत्र दोनों को शामिल किया जाता है। क्षेत्र दोनों को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है, दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। देखो जो वर्गीकृत वन क्षेत्रों के अंतर्गत, कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत? वर्गीकृत वन क्षेत्रों के अंतर्गत जो वास्तविक क्षेत्र हैं, वास्तविक क्षेत्र एवं जो सीमांकित क्षेत्र हैं, सीमांकित क्षेत्र दोनों को शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपना वास्तविक जो वन क्षेत्र है वो इतनी सी दूरी में है, वास्तविक वन क्षेत्र है ये, मान लीजिए ये वास्तविक वन क्षेत्र है, वास्तविक वन क्षेत्र, वास्तविक वन क्षेत्र, वास्तविक वन क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत सीमांकित क्षेत्र, मान लीजिए सीमा के पास में ये वाला भूभाग था, ये सीमा पर है, बॉर्डर पे है, ये वाला क्षेत्र भी वास्तविक वन क्षेत्र, तो ये अंदर वाला भूभाग हो गया। लेकिन जो सीमांकित क्षेत्र है, मतलब सीमा के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वहां पर जो
वहां पर भी जो वनों का क्षेत्र होता है वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये सीमांकित क्षेत्र, सीमा पर जो अंकित क्षेत्र है ये भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो वास्तविक वन क्षेत्र और सीमांकित वन क्षेत्र, कौन से? सीमांकित वन क्षेत्र, सीमांकित वन क्षेत्र दोनों इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। वन क्षेत्र, सीमा पर जो उपलब्ध वन क्षेत्र हैं वो भी इनके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। नोट लगा के लिखो, वास्तविक वन क्षेत्र, वास्तविक वन क्षेत्र की वृद्धि के लिए, वास्तविक वन क्षेत्र की वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा समयावधि की जरूरत होती है। लिखिए, नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए, वास्तविक वन क्षेत्र के अंतर्गत, वास्तविक वन क्षेत्र के अंतर्गत, वास्तविक वन क्षेत्र के अंतर्गत, अंतर्गत वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, वास्तविक वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा समयावधि की जरूरत होती है। बहुत ही ज्यादा समयावधि की जरूरत होती है। देखो, वास्तविक वन क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत वृद्धि के लिए, वास्तविक वन क्षेत्रों के अंतर्गत वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बहुत ही ज्यादा समयावधि की आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार द्वारा समय समय पर सीमांकन क्षेत्र में, लिखिए, लेकिन सरकार द्वारा समय समय पर, लेकिन सरकार द्वारा, सरकार द्वारा, लेकिन सरकार द्वारा समय समय पर सीमांकित क्षेत्र में, सरकार द्वारा समय समय पर, समय समय पर सीमांकित क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? सीमांकित क्षेत्र में, सीमांकित क्षेत्र में, सरकार द्वारा समय समय पर सीमांकित क्षेत्र में बढ़ोतरी के फलस्वरूप, बढ़ोतरी के फलस्वरूप, बढ़ोतरी के फलस्वरूप, बढ़ोतरी के फलस्वरूप वर्गीकृत वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। फलस्वरूप वर्गीकृत वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। देखो, वनों के अंदर अधीन क्षेत्र, वर्गीकृत वन क्षेत्र, वर्गीकृत वन क्षेत्र 33% भाग पर होने चाहिए। गवर्नमेंट ने वर्गीकरण कर रखा है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन जो वास्तविक वन क्षेत्र है वो अपने कितने धरातल पर 23.28% है। तो दोनों बात अलग अलग है, बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें अलग अलग हैं। वर्गीकृत वन क्षेत्रों के अंतर्गत वास्तविक वन क्षेत्र और सीमांकित वन क्षेत्र, वास्तविक वन क्षेत्र तो देश की जो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो आते हैं वन क्षेत्र, वो वास्तविक वन क्षेत्र है, और सीमांकित जो सीमा के सारे सारे जो वन क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है उसको सीमांकित वन क्षेत्र कहा जाता है। ये भी आते हैं वनों के अधीन क्षेत्रों में। अब नोट लगा के अपन ने लिखा है, वास्तविक वन क्षेत्र के अंतर्गत, वास्तविक वन क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा समयावधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि वास्तविक वन क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि अपन जनसंख्या को सचेत करेंगे कि वास्तविक वन क्षेत्रों में वृद्धि करो, तो उसके लिए जनसंख्या धीरे धीरे सचेत होगी, धीरे धीरे वनों में वृद्धि करेगी, तो उसमें समयावधि बहुत अधिक लगेगी। लेकिन सरकार द्वारा समय समय पर सीमांकित क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? सीमांकित क्षेत्रों में। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है, क्या कर रखा है कि जो वास्तविक वन क्षेत्र हैं वहां पर तो वृद्धि करने के लिए समयावधि अधिक लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जो सीमांकित क्षेत्र हैं उनमें क्या करती है, कम सीमावर्ती के अंतर्गत ही वनों में बढ़ोतरी कर देती है। किसमें बढ़ोतरी कर देती है? वनों में बढ़ोतरी कर देती है, जिससे वर्गीकृत वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, जिससे वर्गीकृत वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। तो ये अपना पहला कंप्लीट हो गया, वनों के अधीन क्षेत्र। अब दूसरा आता है अपना, दूसरा नंबर 2 पर, नंबर 2,
तो नंबर 2 पर हेडिंग लगाइए, नंबर 2 पर आता है बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना। बंजर व व्यर्थ भूमि, बंजर व व्यर्थ भूमि, बंजर व व्यर्थ भूमि। तो बंजर व व्यर्थ भूमि कौन सी भूमि होती है? वह भूमि, यह भूमि कृषि कार्य हेतु अयोग्य होती है। यह कृषि कार्य हेतु कैसी होती है? अयोग्य होती है। क्यों होती है? ये बंजर है। कैसी है? बंजर है, व्यर्थ है, अर्थात इसको जो आधुनिक तकनीकी या प्रौद्योगिकी की सहायता से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, अर्थात ये भूमि कृषि के अयोग्य होती है, इसलिए इसे बंजर भूमि व बंजर व्यर्थ भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह भूमि कृषि कार्यों हेतु अयोग्य होती है। तो सबसे पहले लिखिए, यह भूमि कृषि कार्य हेतु, यह भूमि कृषि कार्य हेतु, यह भूमि कृषि कार्यों हेतु, कृषि कार्यों हेतु अयोग्य होती है, अयोग्य होती है, अर्थात इस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, अयोग्य होती है। तो पहली परिभाषा क्या हो गई बंजर व व्यर्थ भूमि की? यह भूमि कृषि कार्य हेतु अयोग्य होती है, अर्थात इस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, अर्थात इस भूमि को प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से, अर्थात इस भूमि को, इसी में लिखिए, अर्थात इस भूमि को प्रचलित प्रौद्योगिकी की सहायता से, प्रचलित प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। देखो, अर्थात इस भूमि को प्रचलित जो प्रौद्योगिकी या तकनीकी की सहायता से, प्रचलित जो अपने पास प्रचलित प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, उसकी सहायता से भी अपन इसको कृषि योग्य नहीं बना सकते। किसके योग्य नहीं बना सकते? कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? इसके अंतर्गत आता है पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र, जैसे बंजर भूमि व व्यर्थ भूमि वाले क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र, ये बंजर व व्यर्थ भूमि वाले क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय भूमि, इसके अलावा होता है मरुस्थलीय भूमि, इसके अलावा बीहड़ व खड्ड वाली भूमि भी बंजर होती है। देखो, पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र वाली भूमि ये भी बंजर और व्यर्थ भूमि होती है। इसको प्रचलित प्रौद्योगिकी व तकनीकी की सहायता से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा आता है मरुस्थलीय भूमि, ये भी बंजर व व्यर्थ भूमि होती है। इसके साथ बीहड़ व गड्ढ, जो बीहड़ है, कटापटा भूभाग है, जहां पर गड्ढे ज्यादा पाए जाते हैं, वो भूभाग भी कैसा होता है? बंजर व व्यर्थ भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हो गए। तो ये अपनी दूसरी होगी बंजर व व्यर्थ भूमि। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इसी के साथ अपन आगे चलते हैं नंबर 3 पर। देखो, नंबर 3 पर अपन कृषि भूमि का वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन करेंगे, वो है अपनी नंबर तीसरे पर कौन सी आएगी? देखो, नंबर 3 पर कौन सी नंबर पर? नंबर 3 पर जो भूमि आएगी वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात कृषि कार्यों में उसका कोई लेना देना नहीं है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तो लिखिए, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, नंबर 3 पर गैर कृषि कार्यों में
गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, अर्थात जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता हो, जिस पर या तो सड़क निर्माण हो रहा हो, या फिर जहाँ पर रहने के लिए आवासों का निर्माण हो रहा हो, या फिर सड़क निर्माण हो रहा हो, या फिर वहाँ पर दुकानें खोली जा रही हों, या सेवा सेक्टर खोला जा रहा हो, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में अर्थात कृषि संबंधी कार्य नहीं किया जा रहा हो, वो गैर कृषि कार्यों में सम्मिलित भूमि के अंतर्गत आता है। तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का उपयोग निम्नलिखित क्रियाओं में किया जाता है। तो लिखिए, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का उपयोग, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का उपयोग, तो लिखिए गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, तो इसमें लिखिए गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का उपयोग, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का उपयोग, गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का उपयोग, प्रयुक्त भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग, प्रयुक्त भूमि का उपयोग निम्नलिखित गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का जो उपयोग है वो निम्नलिखित क्रियाओं में किया जाता है, निम्नलिखित क्रियाओं में किया जाता है, क्रियाओं में किया जाता है। अब कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का उपयोग किया जाता है, अर्थात कृषि के अलावा जिन क्षेत्रों में कार्य किया जाता है वो गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित भू उपयोग होता है। तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का उपयोग निम्नलिखित क्रियाओं में किया जाता है। तो पहली आती है अवसंरचनाओं के निर्माण में, पहली आती है अवसंरचनाओं के निर्माण में, इसका उपयोग किस में किया जाता है? अवसंरचनाओं के निर्माण में, अवसंरचना, संरचनाओं के निर्माण में, अवसंरचनाओं के निर्माण में। अब अवसंरचनाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, गैर कृषियों में प्रयुक्त भूमि का उपयोग अवसंरचनाओं के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अवसंरचनाएं कौन कौन सी हो गई? सड़क हो गई, नहर हो गई, रेल मार्ग इत्यादि। जैसे जैसे सड़क, जैसे पहले कौन सी हो गई? सड़क, सड़क के अलावा इसके अलावा नहर हो गई, रेल मार्ग हो गई, सड़क, नहर, रेल मार्ग इत्यादि इत्यादि। किसके आधार पर? पहला है अवसंरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहलाती है। जैसे सड़क निर्माण कर रहे हैं, नहरों का निर्माण कर रहे हैं, रेल मार्गों का निर्माण कर रहे हैं, तो कृषि कार्य से अलावा जिन अवसंरचनाओं के आधार पर गैर कृषि भूमि का प्रयोग किया जाता है वो है सड़क, नहर और रेल मार्ग। इसके अलावा मानव बस्तियों का निर्माण, मानव बस्तियों का निर्माण, इसके अलावा किस में प्रयोग किया जाता है? मानव बस्तियों का निर्माण, मानव बस्तियों का निर्माण, ख में लिखिए मानव बस्तियों का निर्माण, मानव बस्तियों का निर्माण में प्रयोग किया जाता है, मानव बस्तियों का निर्माण, मानव बस्तियों के निर्माण में, मानव बस्तियों के निर्माण में। जैसे ग्रामीण बस्तियां, जैसे जैसे ग्रामीण व नगरीय बस्तियां, ग्रामीण व नगरीय बस्तियां, नगरीय बस्तियां, नगरीय बस्तियां, इनका निर्माण किया जाता है मानव बस्तियों के निर्माण में। जैसे ग्रामीण बस्तियों का निर्माण व नगरीय बस्तियों का निर्माण। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी गैर कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक कार्यों में, औद्योगिक कार्यों में, कौन से कार्यों में? औद्योगिक कार्यों में, औद्योगिक कार्यों में,
औद्योगिक कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का उपयोग औद्योगिक कार्यों आदि में किया जाता है। तो गैर कृषि कार्यों, जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? अवसंरचनाओं के निर्माण में, दूसरा है मानव बस्तियों के निर्माण में, तीसरा है औद्योगिक कार्यों में इनका निर्माण किया जाता है। नोट लगा के एक बात लिखेंगे, तो नोट लगा के लिखिए, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में वृद्धि के कारण, नोट लगा के लिखिए, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में वृद्धि के कारण, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में वृद्धि के कारण, नोट लगा के लिखिए, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में, तृतीयक क्रियाओं में द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण, नोट लगा के लिखिए, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में वृद्धि के कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र में, गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, देखो द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में वृद्धि के कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। भूमि में क्या हो रही है? अत्यधिक वृद्धि हो रही है, अत्यधिक वृद्धि हो रही है। देखो लगातार गैर कृषि कार्यों में जो भूमि है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों के कारण, किसके कारण? द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों में वृद्धि के कारण गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है उसमें लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में लगातार वृद्धि हो रही है। किसके कारण हो रही है? द्वितीयक क्रियाकलापों के कारण व तृतीयक क्रियाकलापों के कारण। तो ये अपनी हो जाती है नंबर 3 पर, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इसके अलावा नंबर 4 पर आती है स्थायी चारागाह क्षेत्र। नंबर 4 पर कौन सी भूमि आती है? स्थायी चारागाह क्षेत्र। तो अगला बिंदु लगाइए, स्थायी चारागाह क्षेत्र। स्थायी चारागाह क्षेत्र नंबर 4, स्थायी चारागाह क्षेत्र। देखो वैसे सभी को याद करना है, लेकिन जिन पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊं या वेरी मोस्ट लगाऊं उसको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, वो तो परीक्षा में आने की दृष्टि से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो नंबर 4 पर, कौन से नंबर पर? जो नंबर 4 पर जो भू उपयोग का वर्गीकरण आता है वो आता है स्थायी चारागाह क्षेत्र। तो नंबर 4 पर लिखिए स्थायी चारागाह क्षेत्र, स्थायी चारागाह क्षेत्र, स्थायी चारागाह क्षेत्र, स्थायी चारागाह क्षेत्र। तो नंबर 4 पर कौन सा है? स्थायी चारागाह क्षेत्र। यह भूमि मुख्य रूप से सार्वजनिक होती है। यह भूमि कौन सी होती है? सार्वजनिक होती है। तो यह भूमि मुख्य रूप से सार्वजनिक होती है। लिखिए, यह भूमि मुख्य रूप से, भूमि मुख्य रूप से कैसी होती है? सार्वजनिक होती है, सार्वजनिक। अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सी भूमि सार्वजनिक होती है तो वो आती है स्थायी चारागाह क्षेत्र वाली भूमि है वो सार्वजनिक होती है, अर्थात यह भूमि पंचायत अथवा सरकार के अधीन होती है। अर्थात यह भूमि पंचायत व सरकार के अधीन होती है। यह भूमि पंचायत व सरकार के अधीन होती है, सरकार के अधीन होती है। ये किसके अधीन होती है? या तो पंचायत के अधीन होती है या सरकार के
अंतर्गत होती है। अर्थात ये भूमि मुख्य रूप से कैसी होती है, सार्वजनिक भूमि होती है, या तो ये पंचायत के अधीन होती है या फिर मान लीजिए ये सरकार के अधीन होती है। लेकिन बहुत ही छोटे भाग पर निजी स्वामित्व भी होता है। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ भाग होगा जिस पर निजी स्वामित्व भी रहता है, तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन बहुत ही छोटे भाग पर निजी स्वामित्व भी होता है, लेकिन बहुत ही छोटे भाग पर, लेकिन बहुत ही छोटे भाग पर, लेकिन बहुत ही छोटे भाग पर, बहुत ही छोटे भाग पर, बहुत ही छोटे भाग पर कैसा स्वामित्व होता है, बहुत ही छोटे भाग पर निजी स्वामित्व भी होता है, निजी स्वामित्व भी होता है, निजी स्वामित्व भी होता है। बहुत ही छोटे भाग पर क्या होता है, निजी स्वामित्व भी होता है। थोड़ा बहुत टुकड़ा या छोटा भाग ऐसा भी होता है जिस पर कैसा स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है। लेकिन मूल रूप से ये कौन सी भूमि होती है, सार्वजनिक भूमि होती है, जो पंचायत व सरकार के अधीन होती है। देखो पंचायतों के अधीन, इसी में लिखेंगे पंचायतों के अधीन इस भूमि क्षेत्र को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। तो लिखिए पंचायतों के अधीन इस भूमि क्षेत्र को, पंचायतों के अधीन इस भूमि क्षेत्र को, पंचायतों के अधीन पंचायतों के अधीन इस भूमि क्षेत्र को, इस भूमि क्षेत्र को पंचायतों के अधीन इस भूमि क्षेत्र को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कौन सी भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है, तो वो आएगी स्थायी चारागाह क्षेत्र वाली भूमि है, उसको साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। ये अपनी कंप्लीट होती है नंबर 4 पर, स्थायी चारागाह क्षेत्र। इसके अलावा नंबर 5 पर आती है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। तो नंबर 5 पर लिखिए, नंबर 5, नंबर 5 पर लिखिए विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। विविध तरु फसलों, विविध तरु फसलों, विविध तरु फसलों, तरु फसलों व उपवनों, उपवनों, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। तो अपन इसके बारे में विस्तार से धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो ये आती है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उद्यानों व फलोत्पादन का कार्य किया जाता है। या तो उद्यानों का कार्य किया जाता है या फिर फलोत्पादनों का कार्य किया जाता है। तो लिखिए इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उद्यानों, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उद्यानों, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उद्यानों एवं फलोत्पादन का कार्य किया जाता है, एवं फलोत्पादन का कार्य किया जाता है, फलोत्पादन का कार्य किया जाता है, कार्य किया
जाता है, कार्य किया जाता है। तो जो विविध तरु फसलें हैं या उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से या तो उद्यान लगाए जाते हैं, बाग बगीचे लगाए जाते हैं, या फिर फलोत्पादन मतलब फलों का उत्पादन किया जाता है। कौन सी फसलों में? विविध तरु फसलों या उपवनों के अंतर्गत जो भू उपयोग आता है उसके अंतर्गत या तो अपन उद्यान लगाते हैं या फिर फलों का उत्पादन किया जाता है। यह क्षेत्र कुल निवल बोया गया क्षेत्र, यह क्षेत्र कुल निवल बोया गया क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। तो लिखिए यह क्षेत्र, यह क्षेत्र, तो लिखिए यह क्षेत्र कुल निवल बोया गया क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। यह क्षेत्र कुल निवल बोया गया, निवल बोया गया क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। बोया गया क्षेत्र में, निवल बोया गया क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। देखो इस यह क्षेत्र है जिसको कुल निवल बोया गया क्षेत्र, कुल निवल बोया गया क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र जिस पर फसल बोई व काटी जाती है उसको निवल बोया गया क्षेत्र बोला जाता है। तो उसके अंतर्गत इसको क्या नहीं किया जाता? शामिल नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से यह भूमि उपयोग निजी स्वामित्व के अंतर्गत होता है। मुख्य रूप से यह भूमि उपयोग, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से यह भूमि उपयोग, यह भूमि उपयोग, मुख्य रूप से यह भूमि उपयोग निजी स्वामित्व के अंतर्गत होता है, निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है। इसमें स्वामित्व कैसा होता है? निजी स्वामित्व होता है, अर्थात व्यक्तिगत स्वामित्व के अंतर्गत आता है। कौन सा? विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो निजी स्वामित्व के अंतर्गत आता है, जिस पर उद्यान या फलों का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार ये अपना कंप्लीट होता है नंबर 5 पर विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। आगे चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसी के साथ अपन आगे चलेंगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक एक बिंदु का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपन अध्ययन करेंगे। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्षेत्र भी जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें मैं साथ के साथ वेरी मोस्ट लगा दूंगा, तो आप उसको विशेष तौर से याद करना है क्योंकि उसकी आने की संभावना 100% रहेगी। तो नंबर 6 पर चलेंगे अपन। तो नंबर 6 पर हेडिंग लगाइए कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि नंबर 6, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो नंबर 6 पर लगाइए कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो नंबर 6 पर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो लिखिए कृषि योग्य व्यर्थ भूमि नंबर 6, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। नाम से ही पता चल रहा है कृषि योग्य, अर्थात कृषि योग्य तो है लेकिन वो कैसी पड़ी है? व्यर्थ पड़ी है। उसको तकनीकी की सहायता से, अपन आधुनिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी की सहायता से उसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। उसको बोला जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो वह भूमि जिसको कृषि कार्यों के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों, लिखिए वह भूमि जिसको कृषि कार्यों, वह भूमि जिसको कृषि कार्यों, कृषि कार्यों, देखो वह भूमि जिसको कृषि कार्यों
के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों से, कार्यों के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों से, कितने वर्षों से? पिछले 5 वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से या उससे अधिक समयावधि में, या उससे अधिक 5 वर्षों से अधिक समयावधि, 5 वर्षों से या उससे अधिक, या उससे अधिक 5 वर्षों से या उससे अधिक समयावधि 5 वर्षों से या उससे अधिक समयावधि में उपयोग नहीं किया गया है, उपयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। देखो, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि जिसको कृषि कार्यों के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों से या उससे भी अधिक समयावधि के अंतर्गत उपयोग नहीं किया गया है, अर्थात कृषि कार्यों में उसका उपयोग नहीं किया गया है। 5 वर्षों से अधिक समय के लिए, या 5 वर्ष या 5 वर्षों से अधिक समय के लिए जिस भूमि को अपन कृषि कार्यों में उपयोग नहीं लेते हैं, वो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है, वह है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। लेकिन प्रचलित तकनीकी की सहायता से इसे कृषि कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। तो लिखिए, लेकिन प्रचलित तकनीकी की सहायता से, प्रचलित तकनीकी की सहायता से लेकिन प्रचलित तकनीकी की सहायता से कृषि कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, इसका कृषि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है, देखो 5 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए वो बंजर पड़ी है, व्यर्थ पड़ी है, लेकिन वो कृषि योग्य तो है, उसको प्रचलित तकनीकी या प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। किसके योग्य बनाया जा सकता है? कृषि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है या फिर कृषि योग्य बनाया जा सकता है, वो कहलाती है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कंप्लीट होती है जिसको 5 वर्ष या 5 वर्षों से अधिक समय के लिए खाली छोड़ रखा है, लेकिन प्रचलित तकनीकी की सहायता से उस पर कृषि कार्य किया जा सकता है, संभव है, तो वो कहलाती है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। दूसरा आता है वर्तमान प्रतिभूमि, नंबर 7 पर आता है वर्तमान प्रतिभूमि। कौन सी प्रतिभूमि? वर्तमान प्रतिभूमि नंबर 7 पर है। वर्तमान नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंट में वर्तमान प्रतिभूमि, जिसको देखो, वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिसको 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए प्रति छोड़ा जाता है, अर्थात पड़त के रूप में छोड़ा जाता है। अब पड़त के रूप में क्यों छोड़ते हैं? ताकि उसकी उर्वरकता वापस आ सके, ताकि उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आ सके, ताकि अपना उत्पादन बढ़ सके। आज भी जो गांवों में ग्रामीण लोगों की ग्रामीण जो जनसंख्या होती है, वो खेतों को प्रति छोड़ती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी गुणवत्ता वापस आ सके, इसलिए उसको प्रति छोड़ा जाता है। तो ये प्रति छोड़ने का जो समय होता है वो एक वर्ष या इससे भी कम समय होता है। ये कृषि योग्य भूमि होती है। और ये कैसी भूमि होती है? कृषि योग्य भूमि होती है। इसको तो अपन पड़त के रूप में छोड़ते हैं ताकि उत्पादन अधिक हो सकता है। तो लिखिए, यह कृषि योग्य भूमि होती है। सबसे पहले लिखिए, यह कृषि योग्य भूमि होती है, यह कृषि योग्य भूमि होती है, कृषि योग्य भूमि होती है, यह कृषि योग्य भूमि होती है।
तो जो वर्तमान प्रतिभूमि है ये कृषि योग्य भूमि होती है। कैसी होती है? उपजाऊ भूमि होती है, कृषि योग्य भूमि होती है। कृषि भूमि का वह भाग जिसे 1 वर्ष या उससे उससे भी कम समयावधि के लिए प्रति छोड़ा गया हो। लिखिए कृषि भूमि का वह भाग, इसमें लिखिए कृषि भूमि का वह भाग, कृषि भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग, वह भाग या क्षेत्र, वह भाग ओब्लिक क्षेत्र जिसको 1 वर्ष, 1 वर्ष, जिसको 1 वर्ष, 1 वर्ष या उससे भी कम समय, या उससे भी कम समय, कम समय के लिए, उससे भी कम समय के लिए, उससे भी कम समय के लिए प्रति छोड़ा गया हो, प्रति छोड़ा गया हो, छोड़ा गया हो। तो देखो वर्तमान प्रतिभूमि होती है ये कृषि योग्य भूमि होती है। कैसी है? कृषि योग्य भूमि होती है। कृषि भूमि का वह भाग या क्षेत्र जिसको 1 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा कितना? 1 वर्ष या इससे भी या उससे भी कम समय के लिए प्रति छोड़ा गया हो, वो कहलाती है वर्तमान प्रतिभूमि। वो कहलाती है वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। भूमि ये प्रति क्यों छोड़ा जाता है? भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का प्रति छोड़ा जाना या प्रति रखना एक सांस्कृतिक चलन है, एक संस्कृति से चला आ रहा है। प्राचीन लोग इसको मानते हैं कि जैसे अपन प्रति छोड़ते हैं तो उसमें उत्पादकता बढ़ जाती है। तो लिखिए भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु, लिखिए भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु, बनाए रखने हेतु, बनाए रखने हेतु, रखने हेतु प्रति छोड़ा जाना, भूमि को प्रति छोड़ा जाना, भूमि को प्रति छोड़ा जाना, प्रति छोड़ा जाना सांस्कृतिक प्रचलन है। जाना एक सांस्कृतिक प्रचलन है, सांस्कृतिक प्रचलन है, संस्कृति से चला आ रहा है, मतलब प्राचीन समय से चला आ रहा है, सांस्कृतिक प्रचलन है। तो भूमि को प्रति क्यों छोड़ा जाता है? गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु भूमि को प्रति छोड़ा जाता है। और यह एक क्या है? सांस्कृतिक प्रचलन भी है। यह एक क्या है? सांस्कृतिक प्रचलन भी है। इसी के साथ इस विधि से देखो, इस विधि से भूमि की थोड़ी बहुत उर्वरकता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। थोड़ी बहुत उर्वरकता या पौष्टिकता थोड़ी बहुत वापस आ जाती है। तो देखो भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को क्या छोड़ा जाता है? प्रति छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? प्रति छोड़ा जाता है। इस विधि से भूमि की थोड़ी बहुत पौष्टिकता या गुणवत्ता वापस आ जाती है। तो लिखिए इस विधि से भूमि की थोड़ी बहुत, देखो लिखिए इस विधि से भूमि की थोड़ी बहुत, इस विधि से विधि से विधि से विधि से भूमि की थोड़ी बहुत, भूमि की थोड़ी बहुत, भूमि की थोड़ी बहुत उर्वरकता, उर्वरकता या पौष्टिकता, 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 पौष्टिकता वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। इसलिए भूमि को क्या छोड़ा जाता है? प्रति छोड़ा जाता है। इस विधि से भूमि की थोड़ी बहुत उर्वरकता या पौष्टिकता वापस आ जाती है। इसलिए भूमि को प्रति छोड़ा जाता है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो ये अपनी वर्तमान प्रतिभूमि कंप्लीट होती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान प्रतिभूमि का भी ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का भी वेरी मोस्ट प्रश्न है। इसी के साथ अगला चलता है पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि, तो नंबर 7 पर लिखिए पुरातन प्रतिभूमि। नंबर 7 पर लिखिए पुरातन प्रतिभूमि।
कौन सी प्रतिभूमि? पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि। नंबर 7 पर लिखिए पुरातन प्रतिभूमि। देखो पुरातन प्रतिभूमि का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो पुरातन प्रतिभूमि हेडिंग लगाइए नंबर 7 पर, पुरातन प्रतिभूमि। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पुरातन प्रतिभूमि। तो नंबर 7 पुरातन प्रतिभूमि। नंबर 7 पर पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि। अब पुरातन प्रतिभूमि किसे कहा जाता है? तो देखो पुरातन प्रतिभूमि वह भूमि होती है, वह भूमि या क्षेत्र या वह भाग जो 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्षों से कम समय के लिए जिस भूमि को प्रति छोड़ा जाता है वो पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। तो इसकी समयावधि क्या है? 1 वर्ष से तो अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए जिस भूमि को प्रति छोड़ा जाता है उसको बोला जाता है पुरातन प्रतिभूमि। तो लिखिए कृषि भूमि ओब्लिक क्षेत्र का वह भाग। कृषि भूमि ओब्लिक क्षेत्र का वह भाग। कृषि भूमि ओब्लिक क्षेत्र का वह भाग। क्षेत्र का वह भाग। देखो कृषि भूमि ओब्लिक क्षेत्र का वह भाग जो 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्षों से कम। वह भाग जो 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्षों से कम, तथा 5 वर्षों से कम, 5 वर्षों से कम, 5 वर्षों से कम। देखो 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्षों से कम समयावधि के दौरान प्रति छोड़ा गया हो। कम समयावधि के दौरान, समयावधि के दौरान प्रति छोड़ा गया हो। देखो पुरातन प्रतिभूमि कृषि भूमि व क्षेत्र का वह भाग जो 1 वर्ष से तो अधिक समय के लिए तथा 5 वर्षों से कम समयावधि के दौरान प्रति छोड़ा गया हो वो कहलाती है पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। यह भूमि कृषि योग्य होती है क्योंकि इसको तो केवल प्रति छोड़ा गया है, लेकिन यह भूमि भी कैसी होती है? यह भूमि कृषि योग्य होती है। 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 यह भूमि कैसी होती है? कृषि योग्य होती है। कृषि योग्य होती है। कौन सी भूमि? पुरातन प्रतिभूमि कृषि योग्य होती है, लेकिन वर्तमान तकनीकी व प्रौद्योगिकी की सहायता से इसे कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो लिखिए वर्तमान तकनीकी या प्रौद्योगिकी की सहायता से, वर्तमान तकनीकी या प्रौद्योगिकी की सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता से वर्तमान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से इसे कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। सहायता से इसे कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रयुक्त किया जा सकता है। देखो वर्तमान तकनीकी और प्रौद्योगिकी की सहायता से इसे कृषि कार्यों में अपन क्या कर सकते हैं? प्रयुक्त कर सकते हैं। कौन सी प्रतिभूमि को? पुरातन प्रतिभूमि को। अब आता है लास्ट और अंतिम नंबर 9 पर आता है। नंबर 9 पर आता है, ये नंबर 8 था। देखो ये नंबर कितना था? 8 था, वर्तमान प्रतिभूमि। इसके अलावा
पुरातन प्रतिभूमि, ये नंबर 8 पर था, सॉरी ये नंबर कौन सा था, 8, ये नंबर 8 था पुरातन प्रतिभूमि। इसके अलावा जो अंतिम और लास्ट रह जाता है वो रह जाता है निवल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र। तो अंतिम और जो लास्ट रह जाता है वो है निवल बोया गया क्षेत्र। देखो निवल बोया गया क्षेत्र, तो ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा नहीं है, फिर भी याद रख लेना, निवल बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र। वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिस पर, वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिस पर, जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है, फसल उगाई व काटी जाती है, काटी जाती है, उसे निवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। जिस क्षेत्र पर, वह क्षेत्र जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है उसको निवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये अपन ने जो भूमि का वर्गीकरण है उसका एक एक बिंदु का विस्तार से गहनता के साथ अध्ययन किया है, जिसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है ना, इस पे भी वेरी मोस्ट लगा लेना। निवल बोया गया क्षेत्र वह बोया गया क्षेत्र होता है जहाँ पर फसलें उगाई व काटी जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, लोगों के पास शेयर करना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक कमेंट लिख के बताना कि क्लास आपको कितनी पसंद आई है। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।